हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द सर्वेइंग इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 1। मी निखिल गोयल आप लोगों के लिए डिटेल में सर्वे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स लेकर आया हूँ। ये लेक्चर आपके किन किन एग्जाम में काम आने वाले हैं, मैं उनकी जरा सी बात कर देता हूँ। भारत के अंदर आप सभी को पता है कि आप लोगों के आईईएस, एई और जेई के एग्जाम होते हैं। अगर मैं एई एग्जाम की बात करता हूं तो हमारे पास स्टेट एई आता है और गेट लेवल आता है। और अगर मैं आईईएस की बात करता हूं तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है। बाकी के एग्जाम आप लोगों के जेई के एग्जाम आते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी सर्वेइंग इंजीनियरिंग मैं आप लोगों के लिए कवर अप करवाने वाला हूं, वो सर्वेइंग इंजीनियरिंग आपके इंडिया में होने वाले सभी जेई एग्जाम में काम आएगी। प्लस एई एग्जाम में भी ये सर्वे इंजीनियरिंग आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और आईईएस का करंटली 90% ऑफ द सिलेबस हम अपने जेई के लेक्चर्स में कवर अप कर देंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से उठकर हीरो लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। यानी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, सर्वे का मतलब क्या होता है वहां से स्टार्ट करूंगा और सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल लेक्चर नंबर 1 ऑफ द सर्वे। सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है कि सर्वे होता क्या है। देखिए, वैसे तो ये एक इंग्लिश वर्ड है सर्वे। आपने कई बार देखा होगा आपके घर के अंदर, घर पर कई बार आते हैं वो कॉपी लेकर आपकी जनसंख्या गणना करने। मतलब कितने लोग हैं घर के अंदर, बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। या कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए लोगों को घर घर भेजती है और वो सर्वे करते हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में। या आप लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उस कंस्ट्रक्शन करने से पहले जिस प्लॉट पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, उस प्लॉट का लेंथ, उस प्लॉट की मिट्टी कैसी है, उस प्लॉट के आसपास क्या है, उस प्लॉट से रोड कितनी दूर है, उस प्लॉट की विड्थ कितनी है, वाटर टेबल कितना है। अरे, कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप उस प्लॉट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। तो मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दिए और इन 3-4 एग्जांपल में मैंने समझाने की कोशिश करी कि सर्वे का बेसिक मतलब जो है वो है सिर्फ इंफॉर्मेशन को गैदर करना। तो मैंने सर्वे का क्या मतलब जाना, किसी भी चीज की जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी चीज की जब आप कोई इंफॉर्मेशन गैदर करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं सर्वे कर रहे हैं हम उसका। मेरी बात समझ आई। अब यहां पर इंफॉर्मेशन गैदर से बीइंग अ सिविल इंजीनियर हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेकर चलना है। हम लोग सिविल इंजीनियर है, हम लोगों का काम जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेट रहने वाला है। अगर हम किसी भी प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम लोगों को उस प्लॉट का डिटेल चाहिए होता है, उस प्लॉट का डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। अब उस डिटेल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आ सकता है, उस डिटेल इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि उसका ऑलरेडी लेंथ कितना है, जो उसकी विड्थ है वो कितनी है, उस पे मिट्टी का टाइप कैसा है, उस पे वाटर टेबल कैसा है, एटसेट्रा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होती है। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वो किसी भी रिगार्ड में हो सकती है। मैंने कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दिया क्योंकि हम सिविल इंजीनियर हैं। बाकी किसी भी रिगार्ड में हो सकती है, कोई प्रोडक्ट है, जनसंख्या गणना है, उस इंफॉर्मेशन गैदर करने को सर्वे कहते हैं। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को यह कहा कि हम लोगों की सिविल इंजीनियरिंग में जो सर्वे है उसमें हमको बेसिकली अपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ना है। हम सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ते हैं समझो। हम सिविल इंजीनियरिंग में जियोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं, हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या है वो सब कुछ पढ़ते हैं, हमारी अर्थ के अंदर कौन कौन से मिनरल्स है थोड़ी बहुत हम उसकी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम पानी के बारे में भी पढ़ते हैं, हम अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, जैसे सीवर लाइन डालना, पाइपलाइन डालना या कोई टनल बनाना, उसके बारे में भी हम लोग सर्वे करते हैं। हम ऑन द सरफेस अर्थ की बहुत सारी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं कि वाटर लेवल कितना कहां पर है, किधर पहाड़, किधर जंगल, किधर प्लेन है, सारी जमीन को जानने की कोशिश करते हैं। हम जमीन के ऊपर से भी सर्वे करते हैं। सपोज मैंने आपको कहा आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और हेलीकॉप्टर में बैठे हुए आपने जमीन की एक फोटो ले ली। जब आपने जमीन की फोटो ली जिस एरिया की, उस एरिया में पहाड़ भी थे, उस एरिया में नदी भी थी, उस एरिया में जंगल भी थे और उस एरिया में प्लेन भी था।
आपने सिर्फ फोटो लेने से एक अंदाजा लगाया कितने एरिया में जंगल फैला हुआ है, कितनी ऊंचाई पहाड़ की हो सकती है, कितनी नदी से कौन सा एरिया पास कर रहा है, किस एरिया में अच्छी उपजाऊ मिट्टी हो सकती है। तो ये सारी आपने एक रफ एस्टिमेट करा हवा में से फोटोग्राफ लेकर। और जब आप हवा में से कोई भी फोटोग्राफ लेकर इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, वो भी एक सर्वे हो गया। तो ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमें इंजीनियरिंग में काम आने वाला है, हमने पानी के बारे में पढ़ाई करी है, हमने सॉइल के बारे में पढ़ाई करी है, हमने अंडरग्राउंड के बारे में पढ़ाई करी है, हम लोगों ने अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ाई करी है, हम लोगों ने अर्थ के छोटे एरिया, बड़ा एरिया, उसके बारे में भी पढ़ाई करी है। इन सभी पढ़ाई से रिलेटेड हमारे बहुत तरह के सर्वे बनते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? बहुत तरह के सर्वे बनते हैं। तो सर्वे का एक्चुअल मतलब है इंफॉर्मेशन को गैदर करना, और इंफॉर्मेशन अलग 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 पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ले सकते हैं। जिस भी चीज के बारे में काम कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं सर्वे करना। अब वो जिस चीज के बारे में सर्वे कर रहे हैं वो उसका सर्वे बन जाता है। समझ आई मेरी बात आपको? सर्वे का मतलब क्या है? सिर्फ एक मतलब होता है सर्वे का, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गैदर करना इज कॉल्ड सर्वे करना। अब हमारा अगला ही टॉपिक आता है जनाब, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे। देखिए वैसे तो बहुत सारी तरीके के सर्वे हैं। मुझे सबसे पहले आपको यही बताना चाहिए था कि मैं आपका कौन कौन सा सिलेबस कवर अप करने वाला हूं, लेकिन असल में मैंने वो सिलेबस आपको नहीं बताया, क्योंकि टाइप्स ऑफ सर्वे के तहत मैं आपको वो सिलेबस बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हमारा अगला ही टॉपिक आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे। एग्जाम में क्वेश्चन काफी हद तक आए हैं इसके, काफी हद तक इसके डिटेल में क्वेश्चन आए हैं, और आपको मैं बहुत बखूबी तरीके से सारे टाइप्स ऑफ सर्वे के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला सर्वे जो हमारे पास आता है वो होता है बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखिए एक्यूरेसी के बिहाफ पर क्या होता है, अगर मैं बात कर रहा हूं बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, तो आप लोगों के दो तरह के सर्वे हैं। पहला सर्वे आपके पास आता है प्लेन सर्वे, दूसरा सर्वे आपके पास आता है जियोडेटिक सर्वे। थोड़ा सा इसको समझकर चलेंगे कि इसका मतलब क्या है। जनाब आप सभी को पता है कि जब आप छोटे से एरिया की बात करते हो तो आप लोग जो भी जमीन कंसीडर करते हो वो जमीन आप लोगों को प्लेन जमीन नजर आती है। थोड़े बहुत डिस्टेंस के लिए जमीन बिल्कुल सपाट एकदम लेवल सरफेस नजर आता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पर बड़े एरिया की बात करता हूं, लार्ज एरिया की बात करता हूं, तो मेरी ये जमीन एक्चुअल में मुझे बहुत बड़ी नजर आती है, एकदम मतलब कर्व नजर आती है। एग्जांपल देता हूं, जैसे समुद्र के किनारे हवा का स्वाद लेते हुए आप लोग खड़े हैं, अब अकेले हैं या किसी के साथ वो आप जाने। तो मैंने आपको कहा कि जब आप लोग समुद्र को देखते हैं ना, तो एक टाइम बाद समुद्र आपको मुड़ता हुआ नजर आता है, और जब समुद्र मुड़ता है तो उस बिंदु पर आपका आसमान और समुद्र मिलता हुआ नजर आता है। उसको इंग्लिश में कहते हैं होराइजन। ठीक है, तो मैंने कहा जब आप लोग बहुत बड़े एरिया की बात करते हो तो आपका समुद्र आप लोगों को कर्व नजर आता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो कर्व है, यानी बहुत बड़े एरिया में अर्थ आप लोगों को कर्व नजर आती है, छोटे से एरिया में अर्थ आपको प्लेन नजर आती है। तो जब अर्थ का कर्वेचर कंसीडर किया जाता है, ये पॉइंट्स प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब अर्थ का कर्वेचर आप लोग कंसीडर करते हो तो उस तरह की सिचुएशन में आप लोग जो सर्वे लेकर चलते हो उसको आप लोग नाम देते हो जियोडेटिक सर्वे। मेरी बात समझ आई? अर्थ का कर्वेचर कंसीडर किया जाता है उसको कहते हैं जियोडेटिक सर्वे। यहां पर क्या है, अर्थ का जो कर्वेचर है वो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाता। अर्थ का कर्वेचर नॉट कंसीडर्ड, उसको आप लोग कहते हो प्लेन सर्वे। मेरी बात समझ आई? वो है आपका प्लेन सर्वे। अब यहां पर केस थोड़ा सा समझ कर चलना। जैसे एक आप लोगों का लाइन होता है जिसको कहते हैं प्लम्बॉब लाइन। प्लम्बॉब लाइन एक इमेजिनरी लाइन है। जनरली क्या होता है, आप लोगों ने प्लम्बॉब देखा होगा, इस तरह का शेप होता है, हिंदी में शायद इसको लट्टू कहते हैं। और ये दो काम आता है, या तो दीवार की सीधी, जो आपके मैसनरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो मिस्त्री होते हैं चिनाई करने वाले,
उनके पास ये जनरली होता है, धागे से लटका हुआ होता है प्लम बॉब का एक छोटा सा हिस्सा। वो दीवार की सीधी स्ट्रेटनेस को चेक करने के काम आता है, या तो मैंने कहा कि ये प्लम बॉब दो चीजों के काम आता है बेसिकली, या तो ये स्ट्रेटनेस चेक करने के काम आएगा दीवार की, स्ट्रेटनेस ऑफ वॉल, या दूसरा इसका काम होता है सेंटरिंग। ये दो ही काम में आता है। सेंटरिंग का मतलब होता है जहां आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट स्थापित है उस इंस्ट्रूमेंट की ठीक पोजीशन जमीन पर प्लॉट करना सेंटरिंग कहलाता है। समझ आ रही है? जैसे मैंने कहा आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आप लोगों का इस तरीके से सेटअप है। अब यहां से आप लोगों ने एक प्लम बॉब लटकाया और ये प्लम बॉब जाके जमीन पे इस तरीके से टच होगा। जहां पे ये जमीन पे टच होगा वो पॉइंट आप लोगों का क्या है, ठीक आपके इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन है, वो कहलाता है प्रोसेस सेंटरिंग। समझ आया? तो प्लम बॉब के दो काम आते हैं। अब वो लाइन जो प्लम बॉब से पास कर रही है, एक इमेजिनरी लाइन, उस लाइन को हम लोगों ने कहा प्लम बॉब लाइन। सिंपल, ऐसे लटका दिया प्लम बॉब, बस वो लाइन जो प्लम बॉब से पास कर रही है उसको प्लम बॉब लाइन का नाम दे दिया। मैंने आपको कहा यहां पर आप लोगों ने एक प्लम बॉब लाइन खींची, यहां पर आप लोगों ने एक प्लम बॉब लाइन खींची, और ठीक इसी प्रकार आपने एक प्लम बॉब लाइन यहां रखी और एक प्लम बॉब आप लोगों ने इस प्रकार रखा, और ये एक लाइन ऐसे चली गई। आप मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा इस केस के अंदर जो आप लोगों की प्लम बॉब लाइन है, जो आप लोगों की प्लम बॉब लाइन है वो कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल है। इस केस के अंदर प्लेन सर्वे के अंदर दोनों प्लम बॉब लाइन आपको पैरेलल चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस केस के अंदर आपकी जो प्लम बॉब लाइन है, मैं प्लम बॉब लाइन को पीबीएल लिख रहा हूं, ये प्लम बॉब लाइन वो पीबीएल, मतलब एक ही बात है यार, शॉर्ट फॉर्मेट। वो प्लम बॉब लाइन आप लोगों की इंटरसेक्ट होती नजर आ रही है, और जहां पे ये इंटरसेक्ट होती है ना, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर। किसका? अर्थ का। कहां पे इंटरसेक्ट होती नजर आ रही है? सेंटर ऑफ अर्थ। क्वेश्चन है एग्जाम का, याद होना चाहिए। कहां पर इंटरसेक्ट होंगी? इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ अर्थ। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद एक कॉमन पॉइंट, दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, या मैंने कहा आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण है, वो गुरुत्वाकर्षण की एक रेखा जाती है जिसको लाइन ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको पता होगा। तो दोनों ही केसेस में जो गुरुत्वाकर्षण की रेखा है वो बिल्कुल अर्थ के ऊपर, अर्थ के नीचे, अर्थ की तरफ लगती है, पता है आपको। तो मैंने कहा दोनों ही केसेस में आप लोगों का जो प्लम बॉब लाइन है वो कहां पर है, ये नोट करके लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है सबके लिए, क्योंकि एग्जाम में इसमें से काफी आया है। मैंने कहा जो आप लोगों की प्लम बॉब लाइन है ना, प्लम बॉब लाइन इन ऑल केसेस, सभी केसेस में कहां पर होती है? इज अलोंग लाइन ऑफ ग्रेविटी। आपकी प्लम बॉब लाइन हमेशा आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी के अलोंग होती है, हमेशा। अब देखो यहां पर, इसमें भी लाइन ऑफ ग्रेविटी नीचे ही जा रही है, और इसमें भी लाइन ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर की तरफ जा रही है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी या आपका गुरुत्वाकर्षण हमेशा आपके पृथ्वी के केंद्र बिंदु की तरफ लगता है, सेंट्रल ऑफ अर्थ। ऐसे ही यहां पर भी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, तो प्लम बॉब लाइन हमेशा लाइन ऑफ ग्रेविटी के अलोंग जाती है। पेपर का क्वेश्चन है। दूसरी बात, आप लोगों का वो कौन सा एंगल है जो प्लम बॉब लाइन अर्थ के सरफेस के साथ बना रहा है? आपकी प्लम बॉब लाइन अर्थ के सरफेस के साथ एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला? मैंने कहा दूसरा पॉइंट आप लोगों का बनेगा, एक मिनट, हाँ, दूसरा पॉइंट मैंने आपको कहा नोट का, आपका प्लम बॉब लाइन ऑलवेज फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल विद सरफेस ऑफ अर्थ। आपके अर्थ के सरफेस के साथ हमेशा विद सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, चाहे वो जियोडेटिक हो चाहे वो प्लेन हो। तीसरा पॉइंट, वो कितना एरिया है जो स्पेसिफाई करता है कि उससे छोटे एरिया पर प्लेन सर्वे
और उससे बड़े एरिया पर जियोडेटिक सर्वे आपको कंसीडर करना है। वो कितना एरिया है? तो याद रखेंगे, पहले कुछ और मानते थे, अब कुछ और मानते हैं। मैं अभी वाला डाटा लिखवाऊंगा ताकि फ्यूचर में आपके एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो मैंने कहा एरिया अगर आप लोगों का 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है, अगर जिस प्लॉट पर आप सर्वे कर रहे हैं वो 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से ज्यादा एरिया है, तो हमेशा वहां पर आप लोग क्या कंसीडर करेंगे? जियोडेटिक सर्वे। हमेशा वहां पर आप लोग जियोडेटिक सर्वे कंसीडर करेंगे। और अगर आप लोगों का एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, तो वहां पर हमेशा आप लोग क्या कंसीडर करेंगे? प्लेन सर्वे। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब एक बात बताओ, ये सारी चीजें क्लियर हुई जियोडेटिक और प्लेन सर्वे की, वेरी इंपॉर्टेंट, सबको आना चाहिए। मैंने आपको कहा कि आप लोगों का जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे बेसिकली इस तरीके से डिफरेंशिएट होता है, इस तरीके से अलग अलग साबित होता है। लेकिन असल में आपके अर्थ की शेप कैसी है, मुझे सिर्फ इतना जानना है। आप सबको पता है जनाब, रियलिटी में अर्थ की शेप जो है वो किसी को नहीं पता, लेकिन हम लोग कुछ लिख देते हैं वैसे। अर्थ की शेप जनरली हम लोग कहते हैं जियोइड है, या कई बार हम उसको एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्फेरॉइड है, या कई बार हम उसको एक और नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं हम लोग ऑब्लेट है। इन तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, आपको तीनों ही ऑप्शन याद रखने हैं। एक ही चीज है, ऑप्शन एक ही आएगा, दो ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकते। इन तीनों में से कोई एक आएगा क्योंकि एक ही चीज है। लेकिन इन तीनों चीजों में एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है कि तीनों ही अवस्थाओं में आपकी अर्थ का जो सरफेस है ना वो कर्व है। आपकी अर्थ का सरफेस कर्व है। और मैंने कहा असलियत में, रियलिटी में अर्थ का सरफेस कर्व है। अगर आप कोई भी सर्वे करते हो, उस कंडीशन में आप अर्थ पर ही कर रहे हो, और अर्थ तो रियलिटी में कर्व है। मैंने कहा हम मानकर चलते हैं वो सपाट है। आपके घर भी जिस जमीन पर बना है आप मानकर चलते हैं वो सपाट है, वो प्लेन है, लेकिन एक्चुअल में वो कर्व है। बहुत ना के बराबर कर्व है, बट है तो पक्का कर्व है। तो मैंने कहा असलियत में कर्व है, और कर्व की कंडीशन को कौन मान रहा है? जियोडेटिक मान रहा है। क्या मैं लिख सकता हूं ये असली कंडीशन से मैच कर रहा है? जो असली कंडीशन से मैच करेगा वो एक्यूरेट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अर्थ का सरफेस कर्व है, जियोडेटिक सर्वे असली कंडीशन से मैच कर रहा है, और रियलिटी की तरफ जो जाता है वो सही होता है। यानी मैंने कहा आप लोगों का जियोडेटिक सर्वे कैसा है भाई? आपको याद रखना है ज्यादा एक्यूरेट है। यहां पे लिख देता हूं मैं, ये जियोडेटिक सर्वे हमेशा ज्यादा एक्यूरेट रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसमें से काफी क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोगों को ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है किस किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, अब मेरे पास बात आती है कि हम लोगों ने एक्यूरेसी के बिहाफ पर दो तरह के सर्वे को अच्छे से पढ़ लिया। दूसरा मेरे पास आता है कि हम लोग कहां पर सर्वे करते हैं, बेस्ड ऑन द प्लेस। चार तरीके के सर्वे बनते हैं प्लेस के बिहाफ पर। कौन कौन से, मैंने कैसे याद करा इनको? HAUL। H फॉर हाइड्रोग्राफिक, A फॉर एस्ट्रोनॉमिकल या एरियल, एस्ट्रोनॉमिकल नहीं एरियल, U फॉर अंडरग्राउंड और L फॉर लैंड। इस तरीके से हम लोगों ने याद करा। अब इनको पढ़ के देखते हैं कैसे कैसे होगा। सबसे पहले जनाब मेरे पास यहां पर कंडीशन आएगी, आप लोगों का H से है हाइड्रोग्राफिक। हाइड्रोग्राफिक सर्वे कौन सा है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे, क्या आप लोग ये जानते हैं हाइड्रो का मतलब क्या होता है? सबको पता होगा, हाइड्रो का एक्चुअल मतलब होता है पानी। और पानी से रिलेटेड कोई भी सर्वे आप लोग पढ़ो, पानी से रिलेटेड कोई भी सर्वे आप लोग पढ़ो, उसको आप लोग नाम देते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अब समझना पानी कहां कहां हो सकता है। मैंने आप लोगों को कहा क्वेश्चन में आ गया, आप लोगों को लेक से रिलेटेड सर्वे पढ़ना है, आपको रिवर से रिलेटेड सर्वे पढ़ना है, आपको स्ट्रीम से रिलेटेड पानी की लहर से रिलेटेड सर्वे पढ़ना है, आपको समुद्र से रिलेटेड सर्वे पढ़ना है, आपको पानी में कोई नेविगेशन रास्ता ढूंढना है, नेविगेशन रूट, यानी पानी में शिप या नाव किस रास्ते पर चलनी चाहिए, आपको उससे रिलेटेड सर्वे पढ़ना है। या मैंने कहा
अगर आप लोगों को वाटर सप्लाई पाइपलाइन के बारे में पढ़ना है, वाटर सप्लाई पाइपलाइन, वाटर सप्लाई पाइप के बारे में पढ़ना है, तो भी आप हाइड्रोग्राफी के बारे में पढ़े आ गई। क्लियर है मेरी बात? अब मेरे पास इसके बाद आता है अंडरग्राउंड सर्वे। ध्यान देंगे, नाम में बहुत कुछ रखा है। इसके बाद जनाब हमारे पास नाम आता है अंडरग्राउंड सर्वे। देखिए अंडरग्राउंड का मतलब क्या है, जमीन के नीचे। और जमीन के नीचे आप क्या क्या करते हो पहले उसकी बात कर लेते हैं। मैंने कहा जमीन के नीचे हम लोग सीवर पाइपलाइन डालते हैं, पहली चीज। जमीन के नीचे सीवर पाइपलाइन हम लोग डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। जमीन के नीचे टनल्स का हम लोग काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जमीन के नीचे हम लोग पाइपलाइन डालते हैं, पानी के पाइप की लाइन डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। जमीन के नीचे आप लोग गैस पाइपलाइन यूज कर रहे हैं आजकल, बिल्कुल करते हैं। जमीन के नीचे आप लोग इलेक्ट्रिक वायर्स को भी डालते हैं, आपने देखा हो तो। जैसे रोड है, रोड के किनारे जो लाइट लगती है उनकी तारें जमीन के नीचे से जाती हैं, बिल्कुल जाती है। अब इन सभी काम को करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना किस रूट से खुदाई करनी है और किस रूट से पानी, तार, गैस पाइपलाइन डालनी है ताकि सप्लाई अच्छे से हो सके। तो आपको इन सभी काम के लिए रूट की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा सैंपल की जरूरत पड़ेगी, मिट्टी कैसी है उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। बस उसी की इंफॉर्मेशन को गैदर करना अंडरग्राउंड सर्वे कहलाता है। समझ आया? उसके बाद आपके पास आता है लैंड सर्वे। देखिए समझना, जब हम बात कर रहे हैं लैंड, तो लैंड पे क्या क्या आता है? सारी चीजें आती हैं आप लोगों की लैंड में। मैंने कहा जब आप लोग बात करते हैं यहां पर लैंड सर्वे की, तो लैंड के ऊपर क्या क्या आ रहा है, लैंड की लेंथ कितनी है, लैंड का कौन सा डायरेक्शन है, लैंड से रोड कितनी दूर है, वो सारी चीजें, एवरीथिंग अबाउट द लैंड, वो लैंड सर्वे आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बस जमीन पे कोई भी सर्वे करो, लैंड सर्वे यार। उसके बाद आपके पास आता है एरियल सर्वे। मैंने आपको सर्वे के स्टार्टिंग में ही बताया एरियल सर्वे का मतलब क्या है। हेलीकॉप्टर में बैठ के आपने फोटो खींची, फोटो खींचने के बाद आपने ये देखा कि वहां पे नदी कितनी लंबी है, अंदाजा लगाया। नदी के साथ में कौन कौन से एरिया आ रहे हैं, आपने अंदाजा लगाया। आपने देखा कितने ऊंचे पहाड़ हैं, अंदाजे से। आपने देखा जंगल का कितना एरिया हो सकता है, या जंगल से नदी कितनी दूर है, अंदाजा। जैसे पिक्चर में देख के कह नहीं देते लगभग 1 किलोमीटर लग रही है, ऐसा करके। तो अप्रोक्सीमेट हवा में से फोटो खींचकर जब आप काम करते हैं, कहां से? हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स। मैंने कहा हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन से जब आप लोग फोटो लेते हैं और उस फोटो द्वारा रफ इंफॉर्मेशन, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान देंगे, रफ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं एरियल सर्वे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस हमारे पास 4 तरीके के हैं, HAUL, ऐसे आप लोग याद करेंगे। ठीक है जनाब। इसके बाद मेरे पास आता है इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पर। एक्चुअल में मैंने पता है आपको सिलेबस क्यों नहीं बताया था, क्योंकि जितना भी इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पर आपका सर्वे है ना, वो सारा सर्वे आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है, इसलिए मैंने अलग से नहीं बताया। क्यों उसमें 5-10 मिनट वेस्ट करने हैं, ये इजी है। इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पर जितने सर्वे हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, तो अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है इनको, बस ये नाम है, मैं नाम पढ़ देता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को अपने सिलेबस में पढ़नी है। ठीक है, हम टोटल स्टेशंस को कवर अप शायद ना करें, क्योंकि ये जेई के सिलेबस में मेंशन नहीं होता ज्यादा, फिर भी लास्ट में देखेंगे, कर लेंगे, लेकिन ये सारी चीजें रहेंगी। अब मेरे पास चेन सर्वे है, जो चेन की मदद से होता है। मेरे पास ट्रावर्स सर्वे है, जिसमें ट्रावर्स पढ़ते हैं और उसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं। मेरे पास कंपास सर्वे है, कंपास की मदद से जो हम सर्वे करते हैं उसको हम कंपास कहते हैं, डायरेक्शन मेजर करने के लिए। मेरे पास लेवलिंग है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से करते हैं। प्लेन टेबल की मदद से एक सर्वे होता है जिसमें मैप बनाते हैं, लिख सकते हो आप लोग, मैप बनाने के काम आता है, उसको कहते हैं प्लेन टेबल सर्वे। टेक्योमेट्री की मदद से एक सर्वे होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जब आप मेजर करते हैं उसको आप लोग कहते हो टेक्योमेट्री। ट्रायंगुलेशन अपने आप में एक सर्वे है,
तो ट्रायंगुलेशन आपको पहले चैप्टर में देखने को मिलेगा, जो आपके सिलेबस में है वो हम कवर अप करेंगे। वो भी है टोटल स्टेशन की मदद से सर्वे होता है, वो टोटल स्टेशन सर्वे कहलाता है। तो ये आपके सर्वेइंग का सिलेबस है। तो बस आप सिलेबस यही देख लेना कि ये सारी चीजें हम कवर अप करने वाले हैं। दिस इज द सर्वे विच इज डन विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल सर्वे। क्लियर है? आगे बात आता है पर्पस के बिहाफ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। पर्पस के बिहाफ पर आपके पास काफी सारे तरह के सर्वे आते हैं। मैं एक एक करके थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा इनको। मैंने आपको कहा जनाब, सबसे पहले आपके पास आता है ज्योग्राफिकल सर्वे। इनको समझेंगे कृपया करके, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले आपके पास आता है ज्योग्राफिकल सर्वे, और इसी के बाद आपके पास आता है जियोलॉजिकल सर्वे। देखिए दोनों का मतलब क्या है। जब भी आप ज्योग्राफिकल की बात करेंगे, ज्योग्राफिकल का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, पृथ्वी के ऊपर। अब पृथ्वी के ऊपर क्या है? आपने कहा पृथ्वी के ऊपर रिवर है, आपने कहा पृथ्वी के ऊपर फॉरेस्ट है, आपने कहा पृथ्वी के ऊपर हिल्स हैं, पृथ्वी के ऊपर प्लेन्स है। अब पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक तरीके से जो भी चीज आपके पास उपस्थित है, उन उपस्थित चीजों के बारे में डाटा कलेक्ट करना अपने आप में ज्योग्राफिकल सर्वे कहलाता है। समझो मेरी बात को, पृथ्वी के ऊपर, सॉइल के ऊपर, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे क्या है? जब हम बात करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे की, तो हमारे पास दिमाग में आनी चाहिए जियोलॉजिकल सर्वे इज डिफाइंड एज जो पृथ्वी के नीचे की बात करेगा, जो पृथ्वी के नीचे की बात करेगा। कौन सी नीचे? मैं अभी समझाता हूं। पृथ्वी के नीचे, और मैंने कह दिया कौन से वाली, या तो पृथ्वी के नीचे कह लो, या आप लोगों ने कहा अर्थ के अंदर, अर्थ इनसाइड, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया क्रस्ट। क्रस्ट और कुछ नहीं होता, सॉइल होती है। जैसे मैंने आपको कहा आपके अर्थ के अंदर सॉइल की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कुछ मीटर तक, यानी आपने अपनी अर्थ को खुदाई कर दी। खुदाई करने के बाद उसमें देखा कि मिट्टी किस तरीके से चेंज हो रही है, या मिट्टी की कितनी लेयर्स है, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो अर्थ के नीचे हुआ। उस तरह का सर्वे जो अर्थ की क्रस्ट में किया जाता है, क्या आप सभी को पता है अर्थ की 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो वो सर्वे जो अर्थ की क्रस्ट में किया जाता है, उसको हम लोग नाम देते हैं जियोलॉजिकल सर्वे। क्लियर है ये बातें? इसके बाद जनाब हमारे पास ना एक बात आती है माइन सर्वे, उसको भी क्लियर करेंगे क्या होता है। मैंने कहा हमारे पास एक और सर्वे आता है जिसको हम लोग नाम देंगे माइन सर्वे। सिंपल है, माइन से कभी भी दिमाग में क्या आएगा आप लोगों के, आपने माइंस के बारे में सुना होगा। हिंदी में हम माइंस को कहते हैं खनिज। तो मिनरल्स को गैदर करने के लिए या मिनरल्स की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हम माइन सर्वे का यूज करते हैं। जमीन के नीचे जनरली मिनरल्स मिलते हैं, जमीन के ऊपर भी मिलते हैं पहाड़ों के फॉर्मेट में। जैसे मैंने कहा एक पहाड़ है, अब उस पहाड़ के अंदर एक रॉक है और उस रॉक के अंदर डायमंड है, तो डायमंड जो निकाला जाता है ना, ऐसे ही जमीन के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको माइन सर्वे कहते हैं। क्लियर है? अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि माइन सर्वे और अंडरग्राउंड सर्वे में फर्क क्या है ना। ये अंडरग्राउंड सर्वे हो सकता है, जरा गौर देंगे दोनों में क्या फर्क है। देखो यार, होता क्या है ना कि अंडरग्राउंड सर्वे आप कहीं भी कर लो, जमीन के नीचे आप कहीं भी सर्वे कर लो, लेकिन माइन सर्वे एक स्पेसिफिक लोकेशन पर होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। बात समझना मेरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। माइन सर्वे एक स्पेसिफिक लोकेशन पर होगा और उसी स्पेसिफिक लोकेशन के कारण इसको माइन सर्वे कहते हैं। अदरवाइज तो अंडरग्राउंड तो नॉर्मली कहीं भी कर लो। तो जो स्पेसिफिक लोकेशन पर स्पेसिफिक टास्क के द्वारा हो रहा है, मैंने कहा इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी जिसके कारण हम माइन सर्वे को अलग से पढ़ते हैं। समझ आ रही है ये बात? काम में आनी चाहिए हर बात। अंडरग्राउंड नहीं कह सकते क्योंकि अंडरग्राउंड तो कहीं भी कर सकते हैं, तो एक अलग से क्लासिफिकेशन दे दी गई है। ये रीजन आपको पता होना चाहिए। अब इसी में मेरे पास एक और सर्वे आता है जिसको हम लोग कहते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। जरा गौर देंगे कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है।
कैडेस्ट्रल सर्वे। बात आई यहां पर कि जब भी आप लोगों को किसी प्लॉट की बाउंड्री बनानी होगी तो बाउंड्री बनाने से रिलेटेड जो आप सर्वे करते हो उसको कैडेस्ट्रल सर्वे कहेंगे। दूसरी बात, किसी भी प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, किसी भी प्रॉपर्टी का कोई कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट केस के तहत उस प्रॉपर्टी में सर्वे करने की जरूरत आ गई। आप मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। किसी प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है और केस के तहत उस प्रॉपर्टी में सर्वे करने की रिक्वायरमेंट आ गई, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, उस तरह के सर्वे को कैडेस्ट्रल सर्वे का नाम देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है? या तो बाउंड्री बनाने से रिलेट होगा, या किसी केस चलती हुई प्रॉपर्टी में अगर कोई सर्वे करना है कि भाई किसी ने कह दिया सपोज कि इसकी जमीन का आधा टुकड़ा मेरे प्लॉट की जमीन में से गया हुआ है, हाँ, या मैंने कह दिया दीवार जो बनाई थी वो उसके और हमारे आधे आधे प्लॉट पर दीवार बना दी। अब उसने केस कर दिया कि यार ये जमीन तो मेरी है, हाँ, तो कॉमन है, देखो ना। उस तरह में क्या होगा, सरकार भेजेगी सर्वेयर को, सर्वेयर करेगा सारी कैलकुलेशन, सर्वेयर करेगा मेजरमेंट, वो सर्वे कैडेस्ट्रल सर्वे। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? जरूरी है। इसके बाद बात आती है यहां पर, इसी में सर्वे आता है आप लोगों का इंजीनियरिंग सर्वे। इसी में आप लोगों का एक सर्वे आएगा इंजीनियरिंग सर्वे। देखो यार, ये सारे इंजीनियरिंग सर्वे ही है। मैं सिर्फ इसको इतने शब्दों में जानता हूं, सर्वे डन बाय इंजीनियर्स। जो सर्वे इंजीनियर्स द्वारा किया जाता है, शब्दों पर गौर देंगे, जो सर्वे इंजीनियर्स द्वारा किया जाता है उसको इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं, काम खत्म। अब वो कोई भी सर्वे हो, आप लोगों ने कहा किसी प्लॉट का सर्वे है, आप लोगों ने कहा किसी लैंड का सर्वे है, आप लोगों ने कहा किसी एरिया का सर्वे है, आपने कहा अंडरग्राउंड सर्वे है, जो इंजीनियर द्वारा किया जाता है वो इंजीनियरिंग सर्वे है। हाँ, बस सिंपल है। अब इसके बाद मेरे पास आता है रूट सर्वे। व्हाट इज द रूट सर्वे? आप लोग क्या समझते हैं रूट सर्वे के नाम पर? मैंने कहा, आपने सुना भी होगा कि आप लोगों का ट्रेन का रूट होता है, हाईवे रूट होता है, हाईवे का रूट बनाना, ट्रेन का रूट बनाना, इस तरह के, या कैनाल का रूट बनाना कि कैनाल किस किस रास्ते से जानी चाहिए, वो सारी चीजें आप लोग रूट सर्वे में लिख सकते हैं। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द रूट, यानी रास्ते की जब आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों का ये वाला सर्वे आता है। यानी ये जनरली क्या करता है ना, आप मेरी बात को समझना, जब आप लोग यहां पर बात करते हैं रूट सर्वे की, तो सिर्फ लीनियर मेजरमेंट, ये शब्द इंपॉर्टेंट बनेगा। इस तरह के सर्वे में आप लोगों की लीनियर मेजरमेंट ही करी जाती है ज्यादातर। अब रूट तो सीधा सीधा रखा जाता है ना, ताकि शॉर्टेस्ट रूट मिल जाए तो काम जल्दी हो जाए, लीनियर मेजरमेंट करी जाती है। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास सर्वे आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। उसको भी समझेंगे ये क्या होता है। इसके बाद हमारे पास एक सर्वे आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, जरा आप ध्यान से देखना। मैंने आपको कहा आर्कियोलॉजिकल चीज जो होती है उनको हम लोग कहते हैं एंटीक आइटम्स। पुराने जमाने की जो चीजें होती है ना, वो एंटीक आइटम्स है। जैसे रानी का हार, रानी के घुंघरू, रानी की चूड़ी, या पुराने जमाने की तलवारें, या पुराने जमाने की पगड़ी, या पुराने जमाने की कोई बहुत अच्छी मूर्ति या घड़ा सोने का, आर्कियोलॉजिकल चीजें होती हैं। आपने सुना होगा, अक्सर मेरे घर की सीढ़ियों में आज एक सोने का घड़ा मिल गया। मेरे घर के नीचे सोने का घड़ा दबा हुआ है, मैं तो घर खुदवाऊंगा। मिलता कि नहीं मिला वो बात की बात है, लेकिन घर खुद गया। जहां हमारा ड्राइंग रूम होता था वहां पे गड्ढा खुद गया। आप समझिएगा थोड़ा सा। तो जो पुराने जमाने की चीजें आपको मिलती है ना जनाब, उन पुराने जमाने की चीजों को आप कहते हैं आर्कियोलॉजिकल आइटम्स। मेरी बात क्लियर हो रही है आप सबको? कर क्या रहे हैं? तो एंटीक आइटम्स, एंटीक आइटम्स से रिलेटेड जो भी आप लोगों का सर्वे होता है, जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गया, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड कोई सर्वे कर रहे हैं, या किसी पुराने टाउन्स या विलेजेस के रिलेटेड सर्वे कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के तहत गिनी जाती है। क्लियर है? इसके बाद आपके पास एक और सर्वे आता है जिसको कहते हैं डिफेंस सर्वे या मिलिट्री सर्वे।
तो मिलिट्री के द्वारा जो भी सर्वे किया जाता है अपनी सुरक्षा के लिए वो सारे मिलिट्री सर्वे हैं। अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारी तरह के सर्वे मिलिट्री के तहत आते हैं, तो मिलिट्री सर्वे वो काउंट किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने आप लोगों को काफी तरह के सर्वे पढ़ाए हैं, आपको ये सारे सर्वे की नॉलेज होनी चाहिए। इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से है मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन और जियोडेटिक सर्वे तो आप लोगों का रहेगा ही रहेगा, इसमें किसी तरह का शक ना हो, ये सबको पता होना चाहिए। तो ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लेन और जियोडेटिक सर्वे। उसके बाद जनाब इस केस के अंदर हाइड्रोग्राफिक सर्वे से रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी तो कोई ऐसा खास सर्वे है नहीं, आप अंडरग्राउंड को वैसे ही याद कर लेना, लेकिन हाइड्रोग्राफिक इज द मेन। तीसरा, जो आप लोगों के अभी पढ़ाए थे पर्पस के बिहाफ पर सर्वे आते हैं, उनमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? लगभग सारे ही हैं। ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट है, जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का माइन सर्वे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का कैडेस्ट्रल सर्वे इंपॉर्टेंट है, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है। ये मेन मेन इंपॉर्टेंट सर्वे हैं, आपको इन पे खास ध्यान देना है। एक सर्वे और आता है, उसको भी लिख लो। जो आप लोगों का अगला सर्वे आता है उसको हम लोग कहते हैं टॉपोग्राफिकल सर्वे। अगला सर्वे आपके पास आता है टॉपोग्राफिकल सर्वे। क्लियर है? ये टॉपोग्राफिकल सर्वे कहते क्या हैं? टॉपोग्राफी का मतलब समझो पहले। मैंने आपको कहा अगर मैं टॉपोग्राफी की बात करता हूं तो देखिए, टॉपोग्राफी में टॉपोग्राफी आप इसको समझो। टॉप का मतलब सबको पता है, ग्राफ का मतलब होता है कोई पिक्चर। ग्राफ का असली मतलब होता है कोई पिक्चर। आपके पास एक एरिया है, इस एरिया की मैंने कहा हेलीकॉप्टर में बैठ के मैंने कोई पिक्चर ली है, और अगर आप इस एरिया की हेलीकॉप्टर में बैठ के कोई पिक्चर लेते हो और उस पिक्चर के माध्यम से आप कोई सर्वे करते हो, तो आपने टॉप से पिक्चर ली है, जिसको आप एरियल फोटोग्राफी कह रहे थे ना, एरियल सर्वे, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो जो एरियल सर्वे है वो एरियल सर्वे आपका टॉप से पिक्चर ले रहा है, टॉप से पिक्चर लेने के बाद आप सर्वे करते हो, उसको कहते हो टॉपोग्राफिकल सर्वे। तो जो एरियल सर्वे है उसी को हम टॉपोग्राफिकल सर्वे का नाम भी देते हैं। ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्लियर है जनाब? ये टाइप्स ऑफ सर्वे हम लोगों ने काम में ले लिए। अगला टॉपिक मेरे पास आता है कि जब हम लोग सर्वे करते हैं तो सर्वे के अंदर आप लोगों की बहुत सारी तरीके की मेजरमेंट्स होती हैं। उन मेजरमेंट्स के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो सर्वे के अंदर बेसिकली आप लोगों की 4 तरीके की मेजरमेंट होती है। आप लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, आप लोग वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं, आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं और वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं। किन किन डिवाइस से क्या क्या मेजर होता है वो मैंने यहां पर लिख रखा है, एक बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें से आपके जेई में 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, पहले भी आए हैं आगे भी आएंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किन किन डिवाइस से मेजर होता है? चेन से, टेप से, टेक्योमीटर से मेजर होता है। हॉरिजॉन्टल एंगल किससे मेजर होता है? कंपास से, थियोडोलाइट से, सेक्सटेंट से मेजर होता है। वर्टिकल डिस्टेंस किससे मेजर होता है? डंपी लेवल से, टेक्योमीटर से इनडायरेक्टली मेजर होता है। और अगर मैं वर्टिकल एंगल की बात करता हूं तो थियोडोलाइट, क्लिनोमीटर, सेक्सटेंट, इनसे मेजर होता है। डिवाइस थोड़ा नाम याद रखना, आगे भी मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कृपया करके याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर है आपको अच्छे से। अब मेरे पास अगला टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक मेरे पास आएगा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। है क्या प्रिंसिपल ऑफ सर्वे? देखिए, 2 प्रिंसिपल आते हैं सर्वे के अंदर। आज हम एक के बारे में बात करेंगे, एक के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर अप हो पाएगा, पूरा हो नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत आज, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, इसमें पहला प्रिंसिपल आता है आपका होल टू पार्ट। सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। होल टू पार्ट होता क्या है कि आप लोगों का मान लीजिए बहुत बड़ा एक एरिया है, इस एरिया को आप लोगों को सर्वे करना है।
अब मैंने कहा यार अगर मैं पूरे एरिया को एक बार में सर्वे करता हूं, आप मेरे शब्दों पर गौर देना जनाब, आई एम सेइंग दैट कि अगर मैं पूरे एरिया को एक बार में सर्वे करता हूं तो यहां पूरे चांस है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट मैं करूंगा उतने ज्यादा एरर आने के चांस होंगे। कॉमन है यार। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस छोटे से मतलब पूरे प्रोजेक्ट को अलग अलग हिस्सों में तोड़ लेता हूं। और मैंने जब इस पूरे प्रोजेक्ट को अलग अलग हिस्सों में तोड़ा और बाद में एक एक हिस्से का सर्वे किया, तो छोटे काम करने में गलतियां कम आती हैं, इसमें भी शक नहीं है। जब छोटे काम करने में गलतियां कम आएगी तो मैंने करा क्या, मैंने पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया, होल टू पार्ट। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? शब्दों पर गौर देंगे, होल टू पार्ट, पूरे खत्म पूरे प्रोजेक्ट को जब आप पार्ट में तोड़ते हैं उसको कहते हैं होल टू पार्ट प्रोजेक्ट। आर यू गेटिंग मी? मैंने आपको कहा यहां पर ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से आप लोगों का एक्यूमुलेशन ऑफ एरर जो था, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर रिड्यूस हो गया, यानी वो कम हो गया। या मैं ये बात कर सकता हूं प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, आपके एरर में कमी आ गई, मतलब एरर आ ही नहीं रहे। या मैं डायरेक्टली ये बात भी कह सकता हूं कि रिडक्शन इन एरर्स। होल टू पार्ट करने से मेरे प्रोजेक्ट में जो गलतियां आ सकती थी उन गलतियों में खामी आई है। आप मेरी बात को समझ पाए? इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानो, ये आप करते हो, बहुत पहले से करते हो, कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा मान लीजिए आप लोगों का ये एक अर्थ है, इस अर्थ को आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के फॉर्मेट में अर्थ को पहले से तोड़ा हुआ है। इस वाले हिस्से को हम लोग नाम देते हैं लॉन्गिट्यूड्स और इस वाले हिस्से को हम लोग नाम देते हैं लैटिट्यूड्स। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। और ये जो पूरा जाला बनता है ना, ये जो जाला बनता है अर्थ पे, उस जाले को हम जनरल भाषा में कहते हैं ग्रिड्स। ये आगे आपको ना काम आएगा इसलिए मैं अभी बता रहा हूं, इसको हम कहते हैं ग्रिड। तो ये कर क्यों रहे हैं आप, कभी देखना आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से आप अर्थ के अलग अलग पार्ट्स को पढ़ते हो। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की पोजीशन के हिसाब से अर्थ के हिस्सों को पढ़ते हो। तो वो है क्या, पूरी अर्थ को आपने अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा है ताकि सर्वे आसानी से कर सको। तो आप करते आए हो और ये बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, पहले तोड़ो, सर्वे करो, बाद में सारे को जोड़ दो, जिससे आपके एरर में रिडक्शन होगी, ये बात पक्की है। और दूसरा प्रिंसिपल जो मेरे पास आता है वो होता है आप लोगों का फाइंड द लोकेशन। दूसरा प्रिंसिपल आता है आप लोगों का टू फाइंड द लोकेशन या फिर टू लोकेट द पॉइंट्स। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में। टू लोकेट द पॉइंट्स अभी थोड़ा बहुत समझेंगे। पहली बात, आप लोगों को जो बोला कि आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है, तो एक कंडीशन दी गई है कि आप लोग जब अपने पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ोगे ना, तो वो छोटे छोटे हिस्से कुछ इस प्रकार टूटने चाहिए कि आप लोगों की जो एक शेप आ रही है वो ट्रायंगल की शेप बने। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आप लोगों की जो शेप आ रही है वो कैसी बननी चाहिए, वो ट्रायंगल की शेप बननी चाहिए। तो बोला गया द प्लॉट हैज टू बी या द एरिया हैज टू बी, एरिया हैज टू बी डिवाइडेड, एरिया हैज टू बी डिवाइडेड इन शेप ऑफ ट्रायंगल्स। क्यों क्यों? क्योंकि ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है, आप थोड़ा समझना मेरी बात को, ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है जिसमें अगर आपको दो लाइन और एक मतलब दो लाइन या एक एंगल या दो एंगल एक लाइन पता है, दो ही चीजें पता है बस, दो लाइन एक एंगल, समझना मेरी बात को, या तो दो लाइन पता हो या दो एंगल पता हो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? या लाइन और एंगल दोनों पता हो, लाइन एंड एंगल दोनों पता हो, तो आप पूरे ट्रायंगल की एनालिसिस कर सकते हो, बाकी की सारी चीजों को निकाल सकते हो। जैसे आपने सुना हो साइन रूल, आपने सुना हो साइन रूल। साइन रूल में क्या होता है, मान लो ये ट्रायंगल है, एक्स वाई जी इसकी साइड है और ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा। तो साइन रूल आप लोगों को कहता है यहां पर कि आप लोगों का साइन अल्फा अपॉन
अल्फा के सामने ये अल्फा कौन सा है, ये अल्फा है मान लो, अल्फा के सामने ये जेड, साइन बीटा अपॉन एक्स और साइन गामा अपॉन वाई। इस रिलेशन के हिसाब से मान लीजिए एक एंगल पता है और एक साइड पता है और ये साइड भी पता है, तो एंगल निकल जाएगा। ट्राइंगल को एनालाइज करना बहुत आसान है, ट्राइंगल के अननोन्स को निकालना बहुत आसान है, ट्राइंगल्स के ओवरऑल एस्टिमेशन में एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। इसीलिए हम लोगों को बोला गया कि आपको अपने उस प्लॉट को ट्राइंगल की शेप में तोड़ना है। समझ आई मेरी बात? जब आप उसको ट्राइंगल की शेप में तोड़ोगे ना जनाब, तो आप लोगों को उस प्रोसेस को क्या नाम देना होता है? इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलेशन। मेरी बात समझ आई? अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है जरा वो समझो। दूसरा प्रिंसिपल है टू लोकेट द पॉइंट्स। आपको दूसरा प्रिंसिपल बोला गया टू लोकेट द पॉइंट्स। बेसिकली आपको 2 पॉइंट पता है, उन दोनों पॉइंट की मदद से, 2 पॉइंट की मदद से तीसरे पॉइंट को प्लॉट करना, ये कहलाता है आपका दूसरा प्रिंसिपल। इसके बारे में चर्चा करेंगे कल डिटेल में। आज के लिए तो बस मैंने इतना ही बताया आप लोगों को। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो काम की बातें हैं, सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एक दो चीज और बताना चाहता हूं। सर्वेइंग में पहला लेक्चर है ना, तो आगे के लिए आसानी रहेगी। सर्वेइंग के अंदर कुछ यूनिट्स कन्वर्जन होती है। वैसे तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के जो यूनिट्स होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं ना, 3 तरह के सिस्टम होते हैं यूनिट्स के। ये आपके काम का नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं। पहला सिस्टम आता है एमकेएस सिस्टम, दूसरा आता है सीजीएस सिस्टम, तीसरा आता है एफपीएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एफपीएस का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। इसके बारे में मैं पढ़ा नहीं रहा क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें हैं, आप लोगों के एग्जाम में ये सब नहीं आता। इन्हीं के अलग एक सिस्टम होता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या होता है मैं इसको कहना चाहूंगा, ये एक कॉमन सिस्टम है जो पूरा यूनिवर्स फॉलो कर रहा है, मतलब पूरी दुनिया ये सिस्टम फॉलो कर रही है। फॉलोड बाय वर्ड, पूरा विश्व इसी सिस्टम को फॉलो करता है। मतलब मान लीजिए आपको अपना सर्वे रिपोर्ट अमेरिका भेजना है, तो आप उसको अपने गांव की भाषा में या अपने इंडिया की यूनिट सिस्टम में नहीं कन्वर्ट करोगे, आप उसको एसआई यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करके भेजोगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो फोर्स है, अब फोर्स की एक यूनिट होती है न्यूटन, तो आपको न्यूटन में ही कन्वर्ट करके दूसरी जगह भेजना होगा, और वो अगर कुछ भेजेंगे तो न्यूटन में ही भेजेंगे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज सबकी कॉमन है। अब कोई विदेश से आया है तो कोशिश करता है इंग्लिश में ही बोले, क्योंकि इंग्लिश एक जनरल लैंग्वेज बन गई है, कॉमन लैंग्वेज बन गई है। तो ऐसा ही लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, ऐसे ही यूनिट का एक सिस्टम है जो हो गया आप लोगों का ऐसा ही सिस्टम। ठीक है, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा मैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, बच्चों वाली चीजें। तो हम लोग ना अपने सर्वे के अंदर कुछ यूनिट कन्वर्जन पढ़ते हैं। यूनिट कन्वर्जन कैसे कि आप लोगों को ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में पहले भी पूछा कि आपके एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर, एक नॉटिकल माइल में कितने मीटर, एक माइल में कितने मीटर, एक फरलांग में कितने मीटर, एक फुट में कितने मीटर। ये आपको याद करने है भाई अच्छे से। मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश भी करूंगा। कन्वर्जन होती है और एक सिस्टम होता है, तो मैं आप लोगों को कन्वर्जन टेबल भी याद कराऊंगा, कल कराऊंगा, वो कल के लेक्चर में आते ही करा दूंगा, लेकिन अभी तो इतना ही। हाँ, तो मैंने आपको कहा सबसे पहले आपको याद करना है, सारे याद नहीं करने, कुछ बता रहा हूं। सबसे पहले याद करेंगे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, एक फाथम में कितना मीटर होता है, 1.82 मीटर होता है, ये याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। फुट, फुट देखा है आप लोगों ने, स्केल होता है ना आपका 30 सेंटीमीटर वाला जो स्केल होता है, फुट्टा कहते हैं उसको हिंदी में, हम अपनी भाषा में उसको फुट्टा कहते थे। तो फुट्टा का मतलब ही फुट होता है। जो 30 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है वो 1 फुट का होता है। ठीक है, तो 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 0.304, या मैंने कहा 30.4 मीटर होते हैं, ये याद करेंगे। ठीक है, एक में 30.4 सेंटीमीटर, सॉरी, क्लियर है। अब मेरे पास बात आती है यहां पर
एक फरलांग में कितने मीटर है, इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है आप लोगों को। मतलब जो जो मैं कह रहा हूं बस उतना ही याद करना है आपको, सारे नहीं करने। एक फरलांग में, एक मिनट, एक फरलांग में आप लोगों का कितना मीटर है, 201 मीटर है। एक इंच में कितना मीटर है ये याद करेंगे। एक माइल और एक नॉटिकल माइल, याद भी कर ही लेना, जब छोड़ ही क्यों रहे हो, जरूरी है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक माइल में 1609 मीटर होते हैं, एक नॉटिकल माइल में 1852 होते हैं, और एक यार्ड में 1644 मीटर होते हैं। सॉरी 1644 कह रहा हूं, 0.914 ऐसा मीटर होता है एक यार्ड में। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर करनी है, ठीक है मेरी बातें, ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है। तो उम्मीद करता हूं पहला सेशन पसंद आया। बाकी नेक्स्ट सेशन कल देखते हैं, और कल हम लगभग सारी चीजों को कवर अप भी कर लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ एकड़ को भी ध्यान रखना, इसमें से एरिया है, ये एरिया कैसे कैसे कवर अप होता है। एक एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर होता है ये याद करेंगे, एक हेक्टेयर में कितना होता है ये याद करेंगे, एक फीट स्क्वायर में कितना होता है ये याद करेंगे, और एक इंच स्क्वायर में कितना होता है ये मत करना। बस ये तीन आपको याद करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। कल इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी करवा दूंगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी चलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन, बाय।